हाँ जी दोस्तों, तो एग्ज़ाम आ चुके हैं। आपकी पढ़ाई थोड़ी सी ठंडी भी हो गई होगी। इसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए मैंने आपके लिए एक बहुत ही स्पेशल लास्ट डे प्रोफेशनल एथिक्स का रिवीजन प्रिपेयर किया है। आप इसे कभी भी सुन सकते हो जब आपको लगता है ना कि नहीं, लास्ट मोमेंट पर पढ़ाई करने का मन नहीं हो रहा है, लेकिन हाँ एग्ज़ाम भी है, तो आपको सिर्फ इसे सुनना है। आई अश्योर टू यू दैट इज कि आप अपने 15 to 20 मार्क्स सिक्योर कर लेंगे अगर आपने मुझे बहुत ही अच्छे से सुना तो। सिर्फ सुनना है, कुछ नहीं करना, और कोई लोड लेकर नहीं सुनना है कि नहीं बस अच्छे से एक एक वर्ड को सुनना है। बस रिलैक्स होकर सुनते जाइए कि व्हाट आई एक्चुअली एम सेइंग। ओके, डन। सो कुछ चीज़ें आपसे बहुत ही स्मूथली करते हैं और उसके बाद एक फ्लो बनाएंगे, क्योंकि अचानक से सारा स्मूथ स्मूथ जाएगा तो आपको जो है वो इतना फील नहीं होगा कि नहीं यू आर टेकिंग अ बर्डन। सुनिए, हम सब ने प्रोफेशनल एथिक्स पढ़ा है। प्रोफेशनल एथिक्स कैसे आया, क्या आया, इसके बारे में ज़्यादा जानने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन हाँ, हमारे पास दो शेड्यूल होते हैं जिसे हम कहते हैं फर्स्ट शेड्यूल और एक को हम कहते हैं सेकंड शेड्यूल। फर्स्ट शेड्यूल में पता है जब कोई गिल्टी होता है तो उसे कितनी पेनल्टी भरनी पड़ती है और कितने मंथ का उसको जो होता है वो सस्पेंड किया जाता है। ठीक है, अगर आपको पता है आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है कि इतनी पेनल्टी और इतने टाइम का सस्पेंशन उसे मिल सकता है, और अगर वो सेकंड शेड्यूल में गिल्टी होता है तो उसे कितना सस्पेंशन और कितना उसको पेनल्टी लग सकता है। तो अगर वो फर्स्ट शेड्यूल में है तो 1 लाख रुपए का पेनल्टी और 3 मंथ का सस्पेंशन मिल सकता है। ठीक है, और अगर वो सेकंड शेड्यूल में है तो उसे लाइफ टाइम के लिए क्या मिल सकता है, सस्पेंड हो सकता है वो, और 5 लाख रुपए का उसको क्या लग सकता है, पेनल्टी लग सकता है। ठीक है, अब चूंकि ये सारी चीजें हमने क्या करी है, पार्ट में डिवाइड कर दी है। पार्ट में हमने डिवाइड करी है मतलब हमारे प्रोफेशनल एथिक्स ने इटसेल्फ डिवाइड कर दी। क्या बोला, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4, ये सारे के सारे फर्स्ट शेड्यूल में आते हैं। सेकंड शेड्यूल में पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, डन। फर्स्ट शेड्यूल के बारे में, पार्ट 1 के बारे में बात कर लेते हैं तो पूरे मिलाकर कुल 12 क्लोज है। ठीक है, पहला क्लोज क्या बोलता है, अलाउ करना। दूसरा बोलता है शेयर देना। तीसरा बोलता है शेयर लेना। चौथा बोलता है पार्टनरशिप। पांचवा बोलता है सिक्योर करना। छठा बोलता है सोलिसिट करना। सातवां बोलता है एडवर्टाइजमेंट करना। आठवां बोलता है कम्युनिकेशन करना। नौवां बोलता है 139, 140, 141, 142। 10वां बोलता है परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट। 11वां बोलता है अदर ऑक्यूपेशन, और 12वां बोलता है सिग्नेचर। ओके, ऑटोग्राफ प्लीज। फिर हम बात करते हैं पार्ट नंबर 2 पर। पार्ट नंबर 2 क्या कहता है, दिस पार्ट इज शेयर देना, शेयर लेना। पार्ट 3 क्या कहता है, FCA, SCA, नॉन सबमिशन टू ICAI एंड रॉन्ग राइटअप्स। एंड लास्ट एंड फाइनल पार्ट कहता है क्रिमिनल एंड सिविल, और आपको जेल हुई है 6 मंथ से कम की, और ब्रिंगिंग डिसरेप्यूट, प्रोफेशन को ब्रिंगिंग डिसरेप्यूट कर रहे हो। ओके, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4 ये आपने फर्स्ट शेड्यूल के देख लिए। पार्ट 1 पता है जो CA, जो मेंबर इन प्रैक्टिस है। पार्ट 2 जो CA है। पार्ट 3 जो CA मतलब ऑल, और पार्ट 4 ऑल। ठीक है, सो पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4। नाउ सेकंड शेड्यूल पे आ जाओ। सेकंड शेड्यूल के पार्ट 3 पार्ट्स 1, 2, 3। फर्स्ट पार्ट 1, फर्स्ट के क्लोज 1 में कॉन्फिडेंशियलिटी। सेकंड इज सब कॉन्ट्रैक्ट। थर्ड इज वाउचिंग फॉर एक्यूरेसी ऑफ फोरकास्ट। फोर्थ इज सब्सटेंशियल इंटरेस्ट। फिफ्थ इज मटेरियल फैक्ट। सिक्स्थ इज मटेरियल मिसस्टेटमेंट। सेवेंथ इज ग्रोसली नेग्लिजेंट। 8 इज बेसलेस ओपिनियन। 9 is departure. 10 is money. Okay, now part 2, that is the first one, clause 1, non-compliance. Second is confidentiality. Third is wrong informations to ICAI, and fourth is cash embezzle. And now last and final part number 3, 6 month, more than 6 month या 6 month की सजा, सिविल और क्रिमिनल दोनों के लिए। Okay, that is a whole summary. बट अब सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट एग्जाम में जो आएगा उस पर चलते हैं सीधा। ठीक है, क्लोज नंबर 1, अलाउज। एक एग्जाम्पल, मान लीजिए आप CA बने और आपके फ्रेंड के सन को आपने अपनी फर्म में पता है आने दिया, बैठने दिया, काम करने दिया। वो आपके नाम पर काम कर रहा है, कई सारे रिप्रेजेंटेटिव अथॉरिटी के सामने प्रेजेंट हो रहा है। ठीक है,
उसने अपना 6-7 महीना खत्म कर दिया और आपको बोलता है टाटा बाय बाय भैया, अंकल जो भी, आपने बहुत अच्छा काम सिखाया, अब हम जा रहे हैं। क्या ये अलाउड है? नहीं। क्यों अलाउड नहीं है? क्योंकि ना वो आपका एम्प्लॉई है और ना ही वो आपका पार्टनर है। वो जो है, ठीक है, एक सीए इन प्रैक्टिस होना चाहिए और वो आपका पार्टनर और आपका मेंबर है, तभी ही वो क्या कर सकता है, एक सीए, तभी वो क्या कर सकता है, उस चीज को अलाउ कर सकता है, बाकी अलाउ नहीं कर सकता। अब बोलोगे मैम वो भी तो सीए है। सीए है, कोई दिक्कत नहीं भाई साहब, सीए ही चाहिए हमें, लेकिन ये भी तो सोचो कि ना वो मेरा पार्टनर है और ना ही वो मेरा एम्प्लॉई है, इसलिए यहाँ क्लोज नंबर 1 में गिल्टी हो जाता है। ठीक, क्लोज नंबर 2 पता है क्या कहता है? शेयर देना। शेयर देना, कमीशन देना, ब्रोकरेज देना। पहले देना, देना और फिर लेना थर्ड में। देना मतलब अगर आप दे रहे हो, एग्जाम्पल के लिए किसी से काम मांगने के बदले आपने किसी को क्या किया, एक हिस्सा दिया, एक परसेंटेज दिया। उसी तरीके से शेयर देना तो दूसरी तरफ शेयर लेना। एक आता है पार्टनरशिप करना। देखो पार्टनरशिप करना, अगर आप सीए इन प्रैक्टिस हो, ठीक है, और आपको लगता है कि आपको पार्टनरशिप में एंटर करना चाहिए एक बीकॉम पर्सन के साथ, तो क्या आप पार्टनरशिप में एंटर कर सकते हो? ऑफ कोर्स नहीं, 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 नहीं। क्यों? क्योंकि पार्टनरशिप में एंटर कर सकते हो उन्हीं के साथ जो हमारे कोड ऑफ एथिक्स ने बता रखे। सर, या तो वो किसी इंस्टीट्यूट का मेंबर है, जैसे वो सीएस है, सीडब्ल्यूए है, सीएफए है, या फिर किसी रिकॉग्नाइज आईआईएम है, या इंजीनियर है, इस तरीके के रिकॉग्नाइज फील्ड का है, तो वो हमारे साथ पार्टनरशिप कर सकता है, ठीक है, बाकी नहीं कर सकते। अब ये कहता है कि आप सिक्योर करना चाहते हो बिजनेस, आपने अपना बिजनेस लगाया, अब आप बिजनेस को कंटिन्यू करने के लिए हेल्प मांग रहे हो। किससे हेल्प मांगोगे? बोला जो हमने आपको परमिट किया है, जैसे मान लीजिए आपका ही फील्ड, मतलब सीए वाले लोग, या फिर सीएस वाले, या फिर सीडब्ल्यूए वाले, या फिर इंजीनियर फील्ड के, या फिर आईआईएम वाले, ये सारे अगर आपको हेल्प करेंगे तो चलेगा, लेकिन इसके अलावा कोई नहीं। सॉलिसिटिंग करना, काम मांगना। काम कैसे मांगते? देखो, काम मांगने के लिए आप क्या करते हो? एडवर्टाइजमेंट करते हो, कम्युनिकेशन करते हो, तो अटेंचमेंट, अपनी जो कम्युनिकेशन, या फिर आप किसी तरीके से अपना प्रचार प्रसार कर रहे हो कि मैं जो हूँ वो ये हूँ, मेरे पास आइए, मुझे काम दीजिए, लाइक दैट। आप ऐसा नहीं कर सकते। कुछ केसेस है जहाँ पर इन लोगों ने पूछ लिया और एग्जाम में क्वेश्चन भी बनते हैं। एग्जाम्पल के लिए, अगर आप टेंडर में अप्लाई करते हो और वो टेंडर जो है वो एक्सक्लूसिवली चार्टर्ड अकाउंटेंट के लिए है, क्यों? तो क्या आप टेंडर में अप्लाई कर सकते हो? ऑफकोर्स। कब करोगे? जब उसमें मिनिमम फी प्रिस्क्राइब होगी। उसी तरीके से अगर वो सभी के लिए ओपन है और चार्टर्ड अकाउंटेंट उस पर अप्लाई करता है, तो फिर वो किसी तरीके से गिल्टी नहीं होगा, क्योंकि भाई साहब वो सिर्फ सीए के लिए नहीं, वो तो एमबीए वालों के लिए भी ओपन है, वो तो सीएस वालों के लिए भी ओपन है, किसी के लिए ओपन है। तो दूसरा, एक यहाँ पर ये बात आती है कि एग्जाम्पल के लिए एक बहुत ही फेमस क्वेश्चन घूमता है कि अगर एक सीए जो है वो सेलिब्रेशन कर रहा है, कोई एनिवर्सरी जो है सेलिब्रेट कर रहा है अपने फर्म के लिए, कुछ भी कैसा भी, और वो फर्म अपना एक कार्ड जो है वो बनाता है, उसमें फर्म का सारा डिटेल लिखता है और वो शेयर कर देता है। अपने रिलेटिव्स को तो करता ही करता है, साथ में अपने जो पार्टनर है उनके रिलेटिव्स को भी कर देता है। इट इज अलाउड? नहीं सर, नहीं कर सकते, ये हमें क्लियर होता है। उसके बाद, क्योंकि हम सॉलिसिटिंग के बारे में बात कर रहे हैं, हम काम मांगने के बारे में बात कर रहे हैं, तो ये लोग कहते हैं कि आप किसी तरीके का एडवर्टाइजमेंट नहीं करेंगे, ठीक है। और अगर आपका फर्म का नाम, या फिर आपकी फर्म का एड्रेस, या फिर आपका फर्म का कोई भी चीज़ चेंज होता है, तो आप उसे क्या कर सकते हैं? न्यूज़पेपर में दे सकते हैं। हाँ जी, दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अब आता है एडवर्टाइजिंग। देखो एडवर्टाइजिंग में क्या होता है ना, क्लॉज नंबर 7 में बहुत दिक्कत आती है। एडवर्टाइजिंग का मतलब होता है कि आप अपनी प्रोफेशनल अटेंचमेंट को एडवर्टाइज नहीं कर सकते। कैसे एडवर्टाइज नहीं कर सकते? आप ये नहीं कह सकते कि मैं टैक्स एक्सपर्ट हूँ, मैं जीएसटी कंसल्टेंट हूँ, मैं इसमें ब्ला एक्सपर्ट, इसमें ब्ला। आप इस तरीके के एक्सपर्ट अपने आप के नहीं बता सकते। लेकिन एग्जाम्पल के लिए आप एक चार्टेड अकाउंटेंट हैं, तो आप अपने नाम के आगे सीए लगाते हैं, लगा सकते हैं, ऑफकोर्स कोई दिक्कत नहीं है। आप सीए लगा सकते हैं, सीएस लगा सकते हैं, सीडब्ल्यूए लगा सकते हैं, सीएमए बोलते हैं, वो लगा सकते हैं। लेकिन आप लोग जो है चार्टेड अकाउंटेंट पूरा लिख सकते हैं, लेकिन आप कंपनी सेक्रेटरी पूरा नहीं लिख सकते, आप कॉस्ट अकाउंटेंट, कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट पूरा नहीं लिख सकते। तो यहाँ पर डेजिग्नेशन का मतलब होता है पूरा नाम लिखना। वो सिर्फ चार्टेड अकाउंटेंट अलाउड होता है, उसके अलावा कुछ अलाउड नहीं। लेकिन सीए, सीएस, सीडब्ल्यूए, सीएमए कुछ भी लिखो, ये तो सब अलाउड है। सीएफए लिख दिया, अलाउड है। अब मेरी बात समझना, दिस इज अ एडवर्टाइजमेंट।
अब आता है क्लोज नंबर 8। जब आप किसी का भी, मेरी बात सुनना, कम्युनिकेशन करना, मतलब अगर आप एक फर्म का काम ले रहे हैं तो उसके प्रीवियस ऑडिटर को आप इन्फॉर्म करेंगे, उसके बाद काम लेंगे। एक क्वेश्चन काफ़ी फेमस है जो रिपीट होता रहता है कि अगर हमने रजिस्टर्ड एक्नॉलेजमेंट के थ्रू नहीं भेजा, तो भाई साहब स्पेसिफिकली बोला हुआ है कि रजिस्टर्ड एक्नॉलेजमेंट के थ्रू भेजना पड़ता है, कोई सर्टिफिकेट के थ्रू नहीं भेजा जाता, और वो भी उन्हें हैंड डिलीवरी करी जाती है। दैट इज़ वेरी मच ओके, ठीक है। अब क्लोज नंबर 9 जो है वो 139 140 के बारे में कहता है, और एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है जो बार बार घूमता है। वो ये है कि अगर आप एक सीए इन प्रैक्टिस हो, ठीक है, तो आपको एक कंपनी ने ऑडिटर अपॉइंट किया, पर आपकी भी तो डिक्लेरेशन लगती है, और मान लीजिए आपने कोई डिक्लेरेशन नहीं दी और बाद में बोर्ड ने पता है खुद अपॉइंट कर दिया, तो हमने सेक्शन 139 पढ़ा है कि कैजुअल वैकेंसी को बोर्ड अपॉइंट करता है, बाकी तो ऑडिटर एजीएम में अपॉइंट होता है, और यहाँ पर मैंने डिक्लेरेशन ही नहीं दिया तो मेरा कोई अपॉइंटमेंट हुआ ही नहीं, फिर कोई कैजुअल वैकेंसी आई ही नहीं, तो दूसरा बोर्ड कैसे किसी और को अपॉइंट कर सकता है? ये बहुत अच्छा क्वेश्चन घूमता है। उसके बाद एक क्वेश्चन नंबर क्लॉज नंबर 10 है, वो बोलता है परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट के बारे में। सर परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट का मतलब क्या होता है? नहीं, आप नहीं ले सकते परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट, यानी कि लेकिन कुछ कुछ जगह आप अपनी फीस के रूप में परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट ले सकते हैं। एग्जाम्पल के लिए अगर आप लिक्विडेटर है, कोऑपरेटिव सोसाइटी है, डेट ऑप्टिमाइजेशन है, कॉस्ट रिकवरी है, या फिर आप किसी तरीके से इन चीज़ों में इंगेज्ड हैं, ठीक है, तो आपको अलाउड हो जाता है। नो इशू, नो प्रॉब्लम, दैट इज़ वेरी मच ओके। अगर आप कोर्ट ने कोई फिक्स जो है वो प्रिस्क्राइब कर रही है, अगर आप वैल्यूअर है, एमसीएस नोटिफाई करता है, फंड रेजिंग का काम करते हैं, और बाद में चल के 2 नाम ऐड हुए थे जिसमें इंश्योरेंसी प्रोफेशनल का नाम आया था, और अगर कोई नॉन अश्योरेंस सर्विसेज दे रहा है नॉन ऑडिट क्लाइंट को, तो भी अलाउड हो जाता है, दैट इज ओके। अब ये क्लोज नंबर 10 के बाद आता है क्लोज नंबर 11। एक के साथ एक बिजनेस नहीं रख सकते, लेकिन अदर ऑक्यूपेशन के बारे में बात हो रही है। कुछ जनरल परमिशन इसी क्लोज ने दे दी कि इसके लिए आपको स्पेशली क्या करना जरूरत नहीं है काउंसिल से पूछने की, लेकिन बाकी कामों के लिए आपको स्पेशल परमिशन लेनी पड़ेगी। अब कुछ जनरल परमिशन में इन्होंने बोला कि अगर आप नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर बनते हो किसी कंपनी के, अलाउड है। एक बात ध्यान रखना, अगर आप एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर होल टाइम या एमडी भी बनते हो किसी मैनेजमेंट कंसल्टेंसी कंपनी का, तो आपको अलाउड हो जाता है। इसके अलावा आप बुक्स, आर्टिकल लिख सकते हो, लाइफ इंश्योरेंस एजेंट बन सकते हो, आपको पढ़ाई करनी है, क्लास अटेंड कर सकते हो, एग्जाम अपियर करने कर सकते हो, होल्डिंग पब्लिक इलेक्टिव ऑफिस, हार्मोनिक ऑफिस बियरर, एनजीओज में, नोटरी पब्लिक में, जस्टिस ऑफ पीस में, सोशल एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट बनना है, पार्ट टाइम ट्यूटोरियर बनना है, वैल्यूअर एंड पेपर राइटर बनना है, एडिटरशिप बनना है, टीचिंग करवाना है, टीचिंग में जाना है, तो 25 आवर्स इन अ वीक जा सकते हो, ठीक है। 25 घंटे आप क्या कर सकते हो? पढ़ा सकते हो, एग्रीकल्चर एक्टिविटीज़ करना चाहते हो कर सकते हो, इक्विटी रिसर्चर एडवाइजर बनना चाहते हो बन सकते हो, सेटलर ऑफ ट्रस्ट बनना चाहते हो, आर्बिट्रेटर है, मीडिएटर है, आईआरपी आरपी है, बन सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। क्लोज नंबर 12 में पता है क्या कहता है? क्लोज नंबर 12 कहता है कि भाई साहब साइन साइन साइन, ये कहता है कि हम एक पर्सन को अलाउ करते हैं जो आईसीएआई का प्रैक्टिसिंग मेंबर है, और साथ के साथ वो क्या नहीं है, आपकी फर्म का पार्टनर भी होना चाहिए, ठीक है। पार्टनर नहीं है तो हम उसे अलाउड नहीं करेंगे। ऐसा एक एग्जाम में क्वेश्चन घूमता है, स्टॉक सर्टिफिकेट। तो सर स्टॉक सर्टिफिकेट पे ऑब्वियसली आपकी फर्म का पार्टनर सीए इन प्रैक्टिस ही साइन करेगा, कोई और साइन नहीं कर सकता, लेकिन कुछ छोटे मोटे काम हैं जैसे ऑडिट क्वेरीज है, इंफॉर्मेशन से, क्वेश्चनर्स है, ऑब्जर्वेशन से, जो भी है जो आप ड्यूरिंग द ऑडिट करते हो, उन सब पे अगर आपका आर्टिकल भी साइन कर रहा है चलता है, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद क्लोज नंबर जो 2 है, पार्ट 2 का जो क्लोज 1 और क्लोज 2 है, वो शेयर गिवन और शेयर टेकन के बारे में ही कहता है। बस ये स्पेसिफिकली वो आ गया जो सर्विस के अंदर इंगेज्ड है कि भाई साहब आप एज ए सीए हो, कोई बात नहीं, आप प्रैक्टिस नहीं करते हो, आप सर्विस में हो, फिर भी ये तरह के काम मत करो, शेयर गिवन और शेयर टेकन का, ठीक है। जो आपके क्लोज वहाँ पर थे वही यहाँ पर रिपीट हुए। उसके बाद पता है ये जो पार्ट 3 है वो कहता है कि भाई साहब अगर आप एफसीए या एसीए नहीं है तो आप लोग यूज़ नहीं करेंगे ये डेजिग्नेशन। उसी तरीके से क्या होता है, आईसीएआई को आपने कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दी, उन्होंने मांगी और आपने इन्फॉर्मेशन नहीं दी, ये इसके अलावा अगर आपने काम मांगते टाइप किसी तरीके का गलत रॉन्ग राइटअप्स दिया है तो आप गिल्टी हो जाओगे इस पार्ट में। उसके अलावा पार्ट 4 बहुत सिंपल है, ठीक है। एक ब्रिंगिंग डिसरेप्यूट का जो क्लोज 2 है वो बार बार घूमता है। जस्ट फॉर एग्जांपल आपका चेक डिसऑनर हो गया या फिर आपने लोन का पेमेंट नहीं किया, ये सारी चीज़ें।
अब हम आते हैं सेकंड शेड्यूल पर। सर सेकंड शेड्यूल हमें पार्ट 1 क्या बताता है? ये बहुत सिंपल सा बात है। ये पहला क्लोज कहता है कॉन्फिडेंशियलिटी। सर आप कॉन्फिडेंशियलिटी मेंटेन करेंगे, इसका मतलब समझ में आता है कि जब तक कि कोर्ट ना बोल दे या आपका क्लाइंट परमिट ना कर दे या जब तक नेसेसरी ना हो जाए तब तक आप किसी तरीके की क्लाइंट की इन्फॉर्मेशन को डिस्क्लोज नहीं करेंगे। दूसरा कहता है सब कॉन्ट्रैक्टिंग। बहुत सिंपल सा फंडा है कि भाई साहब आप ही रिस्पॉन्सिबल होते हो क्योंकि अल्टीमेटली आप ही साइन करते हो। आप फिर से ड्यू डिलिजेंस कर लो। एक क्वेश्चन बार बार रिपीट होता है, अगर आपको याद हो तो क्या होता है कि एक पर्सन जो होता है वो पूरी ऑडिट कर लेता है, उसके बाद उसकी डेथ हो जाती है और बाद में कोई नया ऑडिटर जो है उस पर साइन कर लेता है। भाई साहब अगर आप नेग्लिजेंस में साइन कर दोगे तो आप सब कॉन्ट्रैक्टिंग के अंदर फंस जाओगे, आप इस क्लोज 2 के अंदर फंस जाओगे क्योंकि अल्टीमेटली आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी अब बनती है, आपने साइन किया है। तो थर्ड पता है वाउचिंग फॉर एक्यूरेसी ऑफ फोरकास्टिंग। ये कहता है कि भाई साहब सीए ये बात लिखिएगा कि हम किसी तरीके की फोरकास्टिंग नहीं करते हैं, हम किसी तरीके का अनुमान लगाकर या एस्टिमेशन लगाकर ये बात नहीं सत्यापित करते हैं। बाकी जो क्योंकि हमें वैल्यूएशन करना पड़ता है, उस वैल्यूएशन के बेसिस पर आज बिजनेस की इक्विटी बेची जाती है, खरीदी जाती है, ठीक है। सब्सटेंशियल इंटरेस्ट का मतलब वही होता है 20% या उससे मोर। तो आपका किसी भी ओनर किसी भी फर्म में इतना इंटरेस्ट तो नहीं ही होना चाहिए, क्योंकि है तो फिर तो आपका ही के ऑडिटर हो। मटेरियल फैक्ट का मतलब होता है कि सर जो बैलेंस शीट में नहीं है, वो जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट में नहीं है, वो मटेरियल फैक्ट से अगर उसमें कुछ गड़बड़ हुई और आपने नहीं डिस्क्लोज किया, मटेरियल मिस स्टेटमेंट जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट में है और आपने डिस्क्लोज नहीं किया, ग्रोसली नेग्लिजेंट, सब कुछ पता होने के बावजूद भी आप नहीं कर पाए सही या नहीं करवाया सही, बेसलेस ओपिनियन, मतलब कि सर सही इकट्ठे किए बिना अपनी रिपोर्ट ओपिनियन दे रहे हो, ऐसे कैसे चलेगा, ऐसे कैसे चलेगा बिना सही के। सर डिपार्चर ये कहता है कि आप तो ऑडिट प्रोसीजर ही नहीं लगा रहे हो। एक एग्जाम में क्वेश्चन में रिपीट होता है कि मान लीजिए एक ऑडिटर जो है सफिशिएंट ऑडिट प्रोसीजर्स ही नहीं लगाता है, बताओ सही ही इकट्ठे नहीं करता है, सफिशिएंट ऑडिट प्रोसीजर्स ही नहीं लगाता है, तो पक्की बातें आप लिखोगे कि भाई साहब वो तो बताओ ना क्लोज 8 और क्लोज 9 दोनों में गिल्टी है, क्योंकि बेसलेस ओपिनियन दे रहा है जब सही इकट्ठा नहीं किया और ऑडिट प्रोसीजर्स फॉलो नहीं कर रहा है, मतलब मटेरियल डिपार्चर ढंग से नहीं कर रहा है। और लास्ट में मनी मनी मनी। सर मनी मनी का बहुत सिंपल सा फंडा होता है, हमारा क्लाइंट हमें पैसा देके जाता है कि भाई साहब प्लीज जब भी कोई आए ना कंप्लाइंस आप पैसा भर देना। आपने तो पता है उस पैसे को भरा ही नहीं, या फिर भर भी दिया अपनी पॉकेट से भरा और उस पैसे को सेपरेट बैंक अकाउंट में नहीं रखा, तो आप गिल्टी हो जाएंगे, क्योंकि कहा जाता है कि आपको उस पैसे को सेपरेट बैंक अकाउंट में रखना पड़ेगा। फिर आता है पार्ट 2। पार्ट 2 पता है नॉन कंप्लाइंस के बारे में कहता है, किसी भी तरीके की कोई नॉन कंप्लाइंस करते हो इसके अंदर फंस जाते हो। पार्ट 2 कहता है कॉन्फिडेंशियलिटी के बारे में नहीं रखा तो फंस जाओगे। रॉन्ग इन्फॉर्मेशन ICAI को दी। देखो पहले रॉन्ग इन्फॉर्मेशन तुम क्या कर रहे थे, स्प्रेड कर रहे थे काम मांगने के लिए, यहाँ तुम ICAI को फंसा रहे हो, उसने मांगी हुई इन्फॉर्मेशन उसको गलत दे रहे हो। कैश इम्बेजलमेंट का मतलब होता है तुम कैश चुरा रहे हो, अपने ही कामों से कैश चुरा रहे हो, तुम्हारे काम ही यही है कैश चुराने का, तुम यही कर रहे हो, इस तरह की गलती मत करियो। उसके बाद पार्ट 3 जो है वो कहता है कि भाई साहब जेल 6 महीने या उससे ज़्यादा की हुई है अगर सिविल और क्रिमिनल कोर्ट में, तो आप यहाँ फंस जाओगे, ठीक है। तो जो जो क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं वो मैंने आपको बताया। उसके अलावा एक तो क्वेश्चन आप प्लीज़ और सुनेंगे मुझसे। एक क्वेश्चन होता है क्लोज नंबर 11 पार्ट 1 के शेड्यूल फर्स्ट में आता है, जहाँ पर ये कहा गया है कि अगर आप डेरिवेटिव्स में ट्रेड करते हैं तो क्या आपको परमिशन लेनी पड़ेगी। ऑफकोर्स आपको स्पेशल परमिशन लगती है, तो आपको स्पेशल परमिशन लेनी पड़ेगी। अब एक काम करिए, आप सेक्शन 27 पर आ जाइए। सर सेक्शन 27 पता है क्या कहता है? आप CA इन प्रैक्टिस से आपका मान लीजिए आपका एक ऑफिस है, ठीक है। एक ऑफिस के साथ अगर आप दूसरा ऑफिस खोलना चाहते हैं तो वहाँ पर भी आपका क्या होना चाहिए, CA इन प्रैक्टिस अपॉइंट होना चाहिए, काउंसिल से परमिशन लेनी पड़ती है। अब क्या होता है ना, बहुत सिंपल सा फंडा है, वहाँ पर CA इन प्रैक्टिस ही बिठाना होगा, लेकिन अगर आप CA इन प्रैक्टिस नहीं बिठाते हो तो आप गिल्टी हो जाओगे। उसी तरीके से क्या होता है, अगर वो 50 किलोमीटर के दायरे में ही आपकी म्यूनसिपल लिमिट्स है तो वहाँ फिर किसी को भी बिठाओ या मत बिठाओ चलता है, एक बार काउंसिल को इन्फॉर्म तो करना पड़ेगा। लेकिन अगर मान लीजिए आप पहाड़ी इलाके में हो और फिर अगर आप बहुत ही बर्फ होती है उस टाइम पर और आप नीचे आते हैं, ठीक है, तो फिर वहाँ 3 महीने के लिए टेम्प्रेरी अपना ऑफिस खोलते हो तो चलेगा, और इसके लिए भी आपको काउंसिल को इन्फॉर्म करना पड़ेगा, टेम्प्रेरी ऑफिस के लिए भी, ठीक है। डन। ये जो था वो मैंने आपको सेक्शन 27 बताया मेंटेनिंग ऑफ ऑफिस के बारे में। एक क्वेश्चन बार बार रिपीट होता है कि सर एक CA है, वो कहता है भाई साहब मैं तो सेक्शन 44 AD और ADA में आता हूँ, तो भाई मेरे ऊपर तो क्या नहीं लगता है, कोई भी लॉ के अकॉर्डिंग बुक्स ऑफ अकाउंट्स नहीं लगती, इसलिए मैं तो मेंटेन नहीं करूँगा। तो CA एक्ट ने कंपलसरी कह रखा है भाई साहब तू CA है, तुझे कैश बुक और लेजर तो मेंटेन करनी ही पड़ेगी, इट इज़ अ मैंडेटरी, ठीक है। उसके अलावा क्या होता है ना, तुम जिस काम में कर रहे हो, जिस कंपनी का ऑडिट कर रहे हो, वहाँ तुम्हारी इंडेटनेस 1 लाख रुपये से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। ये बात तुम ध्यान रखोगे कि तुम्हारी इंडेटनेस जो है वो 1 लाख रुपये
से ज़्यादा ना हो। उसके बाद पता है आज की तारीख में यूडिन जो है वो हर जगह जनरेट होता है, यूडिन जो है वो हर जगह जनरेट होता है। एक शेयर गिवन का ऑप्शन दिया था ना कि तुम शेयर गिवन नहीं दोगे। एक क्या होता है ना, एक विडो जब अपने हस्बैंड के लिए, ठीक है, गुडविल मांगने आती है तो फिर क्या उसको गुडविल दे सकते हो? देखो आप गुडविल बेच सकते हो, वो विडो जो है वो गुडविल बेच सकती है, विदिन 1 ईयर में बेच देगी तो ही क्या होगा, हम मान लेंगे कि भाई साहब अलाउड है। ठीक है, विदिन 1 ईयर में अगर उसकी विडो जो है वो गुडविल बेच देती है तो इट इज़ अलाउड, नो इशू। या फिर उसका कोई भी लीगल रिप्रेजेंटेटिव, ठीक है, नो इशू। ठीक सर, ठीक। इसके अलावा हम आपसे और बात करते हैं कुछ और चीज़ों के ऊपर, सुनिएगा। तो हमने अभी आपको कुछ और कंप्लाइंसेस, देखो जो मैं आपको बता रही हूँ ना, आप सिर्फ और सिर्फ गाइडलाइन से बता रही हूँ, क्योंकि गाइडलाइन से भी कभी कभार क्या होते हैं ना, क्वेश्चंस उठ जाते हैं, बन जाते हैं, तो इट इज़ अवर रिस्पॉन्सिबिलिटी कि अपन प्रिपेयर रहे। अब मेरी बात सुनो, अगर आप टैक्स ऑडिट लेते हो तो आप एज अ 1 पर्सन 60 टैक्स ऑडिट ले सकता है, साइन कोई भी कितने पर भी कर सकता है। ठीक है सर, टेंडर की गाइडलाइंस मैंने आपको बता दी, मिनिमम फी प्रिस्क्राइब है, कोई दिक्कत नहीं है, इंडेटनेस बता दिया। स्टेचुटरी ऑडिटर हो, मेरी बात सुनो, अगर आप स्टेचुटरी ऑडिटर हो किसी पब्लिक अंडरटेकिंग के, गवर्नमेंट कंपनी के, लिस्टेड कंपनी की, या फिर ऐसी पब्लिक कंपनी जिसका टर्नओवर 50 करोड़ या उससे ज़्यादा है इन अ ईयर, वहाँ पर ध्यान रखना आपकी नॉन ऑडिट की फीस जो है वो ऑडिट फीस से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। अगर आपके पास कोई डिस्प्यूट फी चल रही है तो दिक्कत नहीं, आप ऑडिट ले लो, लेकिन कोई अनडिस्प्यूट फी का पेमेंट आपका क्लाइंट नहीं कर रहा है तो फिर आप ऑडिट मत लो। लेकिन अगर वो सिक यूनिट है तो आप ऑडिट ले लो, नो दिक्कत। ठीक है, टैक्स ऑडिट असाइनमेंट के बारे में बता ही दिया मैंने, मेंटेनेंस ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट्स के बारे में आपको बता दिया। तो मैंने आपको सारी की सारी चीज़ें बता दी, ट्रस्ट में सब कुछ बता दिया। एक बार जो मैं आपको बता सकती थी, देखो सिग्निफिकेंस ऑफ सीओपी पता है क्या होता है? सिग्निफिकेंस ऑफ सीओपी का मतलब होता है कि अगर कोई बंदे की सीओपी जो होती है वो क्या होती है, सस्पेंड हो जाती है, तो वो किसी तरीके की एक्टिविटी में पार्टिसिपेट नहीं कर सकता, यहाँ तक कि वो किसी के सामने लीगल रिप्रेजेंटेटिव के रूप में भी खड़ा नहीं हो सकता है। ठीक है, और मैंने आपको ये गाइडलाइन भी बता दी, भाई साहब मैनेजमेंट कंसल्टेंसी अगर कंपनी है तो फिर आप वहाँ पर एमडी बनना चाहो, फुल टाइम बनना चाहो, मैनेजर बनना चाहो, बन सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक सर, ठीक डन। अब बताइए कुछ और है क्या प्रोफेशनल एथिक्स में जो मुझे आपसे डिस्कस करना है? नहीं, ऑलमोस्ट मैंने आपको सारी की सारी चीज़ें बता दी हैं। एक बता दूँ एक और चीज़, देखो जो लोगों की गाइडलाइंस दे रखी ना सीए लोगों की, तो बोलते हैं कि अगर स्पॉन्सरशिप एक्टिविटीज़ होती है वहाँ पर आप लोगो और फॉर्म का नाम यूज़ नहीं करोगे, सिर्फ सीए यूज़ कर सकते हो, सिर्फ सीए यूज़ करते हो, करोगे तो फिर आप क्लोज 7 में पक्की बात है गिल्टी हो जाओगे। केवाईसी के बारे में बता दूं कि आपको ये रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि आप अपने क्लाइंट के बारे में नो योर इन्फॉर्मेशन, सब इन्फॉर्मेशन लेकर अपने पास रखें। सीए पता है, सीए इन प्रैक्टिस को पबजी की सर्विस अलाउड नहीं होती। सर पबजी का मतलब क्या होता है? पोर्टफोलियो मैनेजमेंट की, अंडरराइटर की और ब्रोकरेज की। ठीक है जी हाँ, देन सो मैनी थिंग्स, नाउ इट्स क्लोज अप ऑल द क्लोज अप ऑफ द चैप्टर। यस सर, तो मैंने आपको सारी की सारी इन्फॉर्मेशंस अकॉर्डिंग टू माई नॉलेज बता दी है, कोई चीज़ नहीं रखी है। ओके, एक और चीज़ समझना, हाँ जी, तो हम 20 कंपनियों की जो है ना, 20 कंपनीज की ऑडिट ले सकते हैं अकॉर्डिंग टू कंपनीज एक्ट। लेकिन यहाँ पर पता है हमारे प्रोफेशनल एथिक्स ने 30 कंपनी लिखा है, और इसने ये लिखा है कि 30 कंपनीज जिसमें इंक्लूडिंग प्राइवेट कंपनीज है, लेकिन एक्सेप्शन में डाल दिया ओपीसी और डोमेन, यानी कि 30 कंपनी में सारी कंपनी आ गई, सिर्फ ओपीसी और डोमेन कंपनी बाहर रही। जबकि कंपनी एक्ट पता है क्या बोलती है? सारी कंपनी, लेकिन एक्सक्लूडिंग ऐसी प्राइवेट कंपनीज जिसका टर्नओवर पेड अप शेयर कैपिटल 100 करोड़ रुपीज से कम है, 1% कंपनी, स्मॉल कंपनी और डोमेन कंपनी। दैट इज ऑल कंसेप्ट। थैंक यू सो मच, थैंक यू वेरी मच। इफ़ यू लाइक इट प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब, बिकॉज मैंने पूरा क्रक्स आपको बता दिया है। Hope so you like it. Please, if you like it, subscribe my channel because it's give me a motivation. Thank you so much.